हेलो बच्चों। तो चलिए आज आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। कह सकते हैं कि आज चैप्टर की शुरुआत है और वे हमारा जो टॉपिक है सदिश बीजगणित। तो मैं जो सदिश बीजगणित आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि क्लास 12th में सबसे पहले बात थोड़ा सा हम जान लें। क्लास 12th में आपको ये फिजिक्स में भी पढ़ना है और आपको जो है मैथ में भी पढ़ना है। तो आप जो पढ़े होंगे फिजिक्स में, मतलब कि 11th क्लास में, उससे थोड़ा सा आपका क्या है, ये डिफरेंट है। डिफरेंट नहीं मतलब सारा चीज़ लगभग वही है, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही इजी चैप्टर होता है वेक्टर और 3D, यानी कि सदिश बीजगणित और त्रिविमीय। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अकेला ये 2 पॉइंट, यानी कि मात्र 15 दिन के क्लास में हम 17 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। यानी कि कैलकुलस के बाद सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वे हमारा सदिश बीजगणित और आपको 3D यानी कि आपको त्रिविमीय चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है और इजी फॉर्मूला पे हम इसे बना सकते हैं। तो अब सदिश बीजगणित के बारे में तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अब सबसे पहली बात कि ये सदिश बीजगणित होता क्या है। तो सदिश बीजगणित जो होता है, इसके लिए आपको कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बातें हैं वे आपका क्या है, भौतिक राशि के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए भौतिक राशि क्या होता है, तो आपका जितना भी चीज़ होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान करके चलिए चीनी लेने के लिए जाते हैं। तो चीनी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि हमें 5 केजी चीनी दीजिए। तो हमने क्या बोला, एक यूनिट बोला। किसका यूनिट बोला? हमने मास का यूनिट बोला, यानी कि हमने एक वजन का यूनिट बोला कि केजी में दीजिए। तो इसी प्रकार से तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि वह भौतिक राशि होती है। और भौतिक राशि क्या होती है, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो सबसे पहला इस बीजगणित में हमारा आता है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, तो इस भौतिक राशियां को हम क्या कह सकते हैं? इस भौतिक राशियां को हम कह सकते हैं जिन राशियों को मापा जा सके, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि जिन राशियों को मापा जा सके वे क्या कहलाता है, भौतिक राशियां कहलाता है। यानी कि जैसे कोई भी चीज है और उसे हम माप सकते हैं। तो किस किस चीज को हम माप सकते हैं, तो मान करके चलिए जैसे हमारा कोई हवा है, क्या उसे हम माप सकते हैं? तो माप सकते हैं, हवा के दाब को माप सकते हैं, उसके प्रेशर को माप सकते हैं। जैसे कोई वस्तु हम खरीदते हैं, मान करके चलिए वो गोल्ड है, तो क्या आप गोल्ड को माप सकते हैं? किसी गोल्ड को हम माप सकते हैं? यस, हम माप सकते हैं। तो हमारा इस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्या है, भौतिक राशियां है, यानी कि बहुत प्रकार की भौतिक राशियां हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी से हम इंग्लिश में कहते हैं। इन फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी को जो 2 भागों में बांटा गया है, उसको हम इंग्लिश में एक भाग को वेक्टर कहते हैं और दूसरे भाग को क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। तो जो भौतिक राशियां हैं इसको 2 भागों में बांटा गया है। एकदम बारीकी से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज समझाऊंगा। तो ये जो भौतिक राशियां है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक को क्या कहते हैं, हम सदिश कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। एक को हम कहते हैं अदिश राशियां, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं सदिश राशियां। तो अब देखिए कि अदिश राशियां और सदिश राशियां
यही दो पॉइंट हमारे पास आया है भौतिक राशि से निकल करके। एक हमारा क्या है, सदिश राशियां हैं, सॉरी अदिश राशियां हैं, और एक हमारा सदिश राशियां हैं। तो कहने का मतलब कि हम अदिश राशि किसे कहेंगे और सदिश राशि किसे कहेंगे। अदिश यानी कि हम सुनते हैं कि अदृश्य, यानी कि जिसमें दिखाई ना पड़े, यानी कि जिसमें कोई दृश्य ना हो। तो अ लग जाने के कारण क्या होता है कि वह चीज निगेटिव यानी कि गायब हो जाता है। तो उसी प्रकार से अदिश है, तो अदिश, तो अदिश कहने का मतलब कि इसमें कोई दिशा नहीं होगा। क्या कह रहा है कि अदिश राशियां क्या होती है, जिसमें कोई दिशा नहीं हो, सिर्फ के और सिर्फ क्या होगा, उसमें कोई माप हो, यानी कि उसको सिर्फ हम माप सकते हैं लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशियां क्या होता है, जिसे हम माप सकते हैं और उसमें डायरेक्शन भी हो, यानी कि उसमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो, तो वे हमारा क्या कहलाता है, सदिश राशियां कहलाता है। तो चलते हैं अब अदिश राशियों के बारे में लिखते हैं और सदिश राशियों के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले अदिश राशि के बारे में लिखते हैं। अदिश राशि के बारे में हम लोग लिखेंगे अदिश राशियां। तो ये जो अदिश राशियां होती है ये हमारा क्या होता है, तो हम लोग एक एक करके बारीकी से समझेंगे कि ये हमारा अदिश राशियां क्या होती है। तो इसका जो डिफिनीशन है वे कहता है कि वे भौतिक राशियां, और हम भौतिक राशियां समझ चुके हैं कि जो भौतिक राशि, यानी कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम तोल सकते हैं। तो कह रहा है कि वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती है। यानी कि मान करके चलिए वैसा चीज जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो। तो परिमाण वैसा क्या चीज है, जैसे लंबाई है, तो जैसे मेरा लंबाई का बात किया जाए कि आप कितने लंबे हैं, जैसे मान करके चलिए ये मार्कर की बात कर दिया जाए कि ये मार्कर कितना लंबा है, तो हम कहेंगे 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि सिर्फ इसके लंबाई की बात कर रहे हैं, इसमें हम दिशा की तो बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि ये पूरब की दिशा में इतना जा रहा है, पश्चिम की दिशा में इतना जा रहा है, इस प्रकार से हम नहीं माप रहे हैं। हम तो सिर्फ ये यूं इस तरह से खड़ा है और इसको हम इस प्रकार से माप रहे हैं। दूसरा आपका है, इसका ये एग्जाम्पल है आयतन। तो आयतन कहने का मतलब किसी भी चीज को जो हम तोलते हैं तो क्या करते हैं, उसके आयतन को मापते हैं कि कोई भी चीज का जो आयतन है वो कितना है। समय, तो समय हमारा क्या है, समय भी हमारा क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि समय जो है वे फिक्स अपना चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, वे अपने आप जो है अपने इसमें चलते जा रहा है। उसके बाद क्या है आपको तापमान। तो तापमान कहने का मतलब कि जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में क्या कोई गति है, यानी कि क्या उसमें कोई दिशा है। टेम्परेचर में कोई दिशा नहीं होता है। हम सीधा बोलते हैं कि इतना फ़ारेनहाइट हमारा जैसे शरीर है और वे गर्म हो गया, हम क्या कहेंगे कि इतना फ़ारेनहाइट, हम थर्मामीटर लगाएंगे, कहेंगे इतना फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर है। तो ये जो इतना मान के जितना भी टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट में निकला, तो क्या इसके मापने के लिए हमें 2 किलोमीटर से चल करके आना पड़ा? नहीं, सीधी सी बात है, हमने शरीर में अपना थर्मामीटर लगाया और बता दिया। तो इसमें कोई भी हमारा क्या है, कोई भी दिशा नहीं है, बिना दिशा का ये है। तो आपका ये हो गया, ठीक है, आवेश हो गया, कार्य हो गया। तो ये जितनी राशि है ये आपकी क्या है, अदिश राशियां हैं। अब हम बात करते हैं सदिश राशियां के बारे में कि सदिश राशियां क्या होती है। सीधी सी बात याद रखना है, वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, कोई दिशा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सदिश राशियों के बारे में। तो हमने अभी जस्ट देखा कि अदिश राशियां क्या होती है। तो अदिश राशियां जो होती है उसमें हमारा क्या होता है, अदिश राशि में आपका सिर्फ परिमाण होता है, कोई भी उसमें दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सदिश राशि के बारे में, यानी कि वेक्टर के बारे में। तो क्या कहा जा रहा है कि वह भौतिक राशियां कहने का मतलब जिसको हम नाप सके, तोल सके, ठीक है, राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। यानी कि वैसी राशियां जिसमें परिमाण तो होगा ही आपका, उसमें परिमाण तो होगा ही और उसका क्या होगा, उसमें दिशा भी होगा, यानी कि दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। तब हम क्या कहेंगे, ये परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, तो हम कहेंगे कि ये सदिश राशियां हैं। जैसे मान करके चलिए बल, तो बल जो है ये क्या है,
तो बल मान करके चलिए कि मान करके हम जब किसी से लड़ाई करते हैं तो यूं लड़ाई कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में अपना बल लगा रहे हैं। तो जो उस पर बल लगा रहे हैं तो किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं। ठीक है, अब मान करके चलिए कोई गाड़ी खराब हो जाता है तो हम उस पर धक्का लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में उस पर धक्का लगा रहे हैं, एक दिशा में उसको ढकेल रहे हैं, हम अपने दिशा को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या होगा, उसको दिशा में जो चेंज कर रहे हैं तो हम अपना बल कुछ ना कुछ लगा रहे हैं। तो जो बल लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, तो वे हमारा क्या हो गया, परिमाण हो गया। और उसके दिशा में जो चेंजिंग हो रहा है, उसके डायरेक्शन में जो चेंजिंग हो रहा है, वे हमारा क्या हो गया, दिशा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सदिश राशियां क्या होती है, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपका है, बल है, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, तीव्रता है, इत्यादि है। तो ये आप याद रखिएगा, एक नंबर में आपको पूछ सकता है। मैंने 10 एग्जाम्पल लगभग बताया है, स्केलर के बारे में भी, वेक्टर के बारे में भी। तो इसको आप याद रखिएगा कि कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर। वैसे मैं तो कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ी सी और बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम सदिश बीजगणित में कुछ आगे कुछ टर्म को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब आपके सामने में सदिशों का निरूपण है, यानी कि हम सदिश को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सदिश को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात आपको देखने में मिलता होगा, आप बार बार देखते होंगे कि कोई सदिश राशि जो होगा आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, P और Q ये आपका दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जो है आपका, ठीक है, P से शुरू हुई और Q तक गई। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज जिसकी दिशा में यदि दिशा जो है, तो वे दिशा जो है वे शुरुआत कहां से हुई, P से शुरू हुई और कहां तक गई, Q तक गई। तो ये आपका सदिश का निरूपण है। ठीक है, इसको इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। और ये जो है आपको ये जो लिखा हुआ रहता है, ये जो एरो बना हुआ रहता है, ये स्ट्रेट में रहता है। ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन में रहता है, ना कि आपको ये जिग जैग रहता है। ये इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, ये स्ट्रेट लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आपका जो है इसका मतलब हुआ कि पी क्यू जो आपका क्या है, आपका पी पॉइंट और क्यू पॉइंट है, बी बिंदु और क्यू बिंदु है। तो कोई जो चीज है वे हमारा जो उसका दिशा है पी से क्यू की ओर है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट को, इस पी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, पी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अंतिम बिंदु कहते हैं। यहां पे यानी कि जहां पे हमारा वे खत्म हो रहा है, क्या कहते हैं, अंतिम बिंदु कहते हैं। क्लियर है, तो पी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और लास्ट वाला जो क्यू पॉइंट है, यानी कि जो ये पॉइंट है, हेड जहां पे होगा, यानी कि इसका जो हेड है, ये हम इसको हम हेड कहते हैं इंग्लिश में, और इसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं। ठीक है, पूंछ मतलब जहां से वे शुरू हुआ, और आपका क्यू मतलब अंतिम बिंदु, मतलब जहां पे वे जाकर के कोई भी चीज उसका दिशा जहां पे खत्म हुआ। ठीक है, अब आगे है आपका ये अंतिम बिंदु, यानी कि सीमांत बिंदु। इसको हम क्या कहते हैं, सीमांत बिंदु। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सीमांत कहते हैं। सीधा समझिए, इसे हम सीमांत कहते हैं। तो यही हमारा सदिश का क्या है, निरूपण है। यानी कि सदिश को हम इसी प्रकार से निरूपित करते हैं। अब आगे देखते हैं सदिश के संकेतन को, सदिश का जो संकेतन है, सदिश को किस प्रकार से लिखा जाता है। मान करके चलिए आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलता होगा, ये आपको इस प्रकार से ए, और यहां पे ये वेक्टर बना हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है हमारा, ये हमारा क्या है, सदिश का संकेतन है। यानी कि सदिश को इसी प्रकार से हम लिखते हैं, इसी प्रकार से संकेत के रूप में लिखते हैं कि ये आपका जो है ए वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद जो आपका है, इसको आपको कहीं कहीं पे जो ये सदिश का संकेतन मिलेगा, तो ये जो ए है, यदि एरो नहीं होगा तो ये मोटा सा आपको किसी किसी बुक में ये ए जो है आपका एकदम मोटा सा पार्ट नजर आएगा,
है ना, ये बोल्ड कर दिया जाता है कहीं कहीं पे। तो उसका मतलब भी आप समझना, कुछ कुछ बुक में ऐसा ले लिया जाता है कि ये जो ए है ये हमारा क्या है, ये भी हमारा सदिश का संकेत है, यानी कि इसके मतलब को भी हम क्या कहते हैं, कहेंगे कि ये सदिश राशि है। इसका मतलब भी हम क्या कहेंगे कि ये सदिश है, यानी कि एरो होगा तब भी हम कहेंगे कि सदिश है, और यदि एरो नहीं हो लेकिन ये बोल्ड में लिखा हो यानी कि मोटा लिखा हुआ हो तब भी हम क्या कहेंगे, सदिश है। तो आपको सदिश का संकेतन का मतलब क्या है कि आपको इस प्रकार से ये लिखा हुआ मिल सकता है। अब देखिए सदिश का मापांक की बात करते हैं। तो मान करके चलिए जैसे हमारा ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है। तो यदि इसको मोड के अंदर में लिख दिया जाए, मोड सभी को पता होगा कि मोड क्या होता है। तो हमने क्या किया, ये लाइन हमें क्या कह रहा है, ये मोड लगाने का मतलब क्या कह रहा है कि ये जो वेक्टर था इसके दिशा को ये क्या कर दिया, रोक दिया। यानी कि ये जो दिशा में जा रहा था तो हमने जब मोड लगा दिया तो क्या हो गया कि उसके दिशा को रोक दिया गया। एक एग्जांपल समझिए कि यदि हम में आगे जाना है या उधर जाना है, यानी कि दाएं जाना है या बाएं जाना है, दोनों तरफ किधर भी जाना है, और यदि हम जाएंगे तो ये हमारा दिशा होगा। लेकिन जस्ट यहां पे क्या कर दिया जाए कि दीवार खड़ा कर दिया जाए तो हम क्या आगे और पीछे जा सकते हैं, यानी कि दाएं और बाएं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से सदिश का जो मापांक होता है यानी कि वे क्या होता है, दोनों तरफ से दीवार खड़ा कर दिया गया। तो उस दीवार को क्या कहते हैं, तो ये जो हमारा दीवार है इसको हम कहते हैं, आपको मोड कहते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो हम कहेंगे ए वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर का मापांक क्या होगा, ए वेक्टर का जो मापांक होगा वे हमारा क्या होगा, मोड ए। और जब ये मोड ए कह दिया तो हमने क्या बताया आपको, उसके डायरेक्शन के दोनों तरफ क्या कर दिया, दीवार खड़ा कर दिया। और जब दीवार खड़ा कर दिया तो उसमें तो डायरेक्शन हो ही नहीं सकता है, और जब इसमें डायरेक्शन होगा नहीं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ये हमारे किसी राशि हो जाएगी, ये अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सदिश का जो, यहां से हम क्या कह सकते हैं, किसी भी सदिश का जो मापांक होगा वे हमारा हमेशा क्या होगा, अदिश राशि होगा। तो एक एक करके मैंने आपको ये तीनों पॉइंट बताया। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ पॉइंट को और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बात करते हैं समान सदिश की, कि समान सदिश किसे कहेंगे। तो सबसे पहली बात जो है, समान सदिश हम किसे कहेंगे, इसके लिए आपके सामने कुछ कंडीशन होगा। तो वे कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन है कि जो एक वेक्टर होगा और दूसरा जो वेक्टर होगा, यानी कि एक सदिश होगा और जो दूसरा सदिश होगा, दोनों का जो है परिमाण क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि दोनों का दिशा भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, दो सदिश राशि समान सदिश कहलाती है, समान सदिश कहलाती है जब, कब कहलाती है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, परिमाण सेम होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, दोनों का, यानी कि दो वेक्टर हम लेते हैं, मान करके चलिए एक ए वेक्टर लेते हैं और दूसरा हम लेते हैं बी वेक्टर। तो ये क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होना चाहिए, परिमाण जो है हमारा सेम होना चाहिए। यानी कि हम कहेंगे कि अर्थात ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण ठीक है। तो कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है, और
और दूसरा क्या है कि हमारा जो है ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, यानी कि दिशा क्या होना चाहिए, दिशा भी हमारा एक ही तरफ होना चाहिए। यानी कि जिस दिशा में हमारा ए वेक्टर है उसी दिशा में हमारा क्या होना चाहिए, बी वेक्टर होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिशा भी हमारा क्या होगा, दिशा भी बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको मान करके चलिए ए वेक्टर जो है आपका, ए वेक्टर जो है वे आपका क्या है, और एक वेक्टर ये आपका है, मान करके चलिए सी डी। तो हम कब कहेंगे कि ये समान सदिश होगा, तो हम समान सदिश तब कहेंगे कि ये जो है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी कि इसका परिमाण और इसका परिमाण सेम होगा। दूसरा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि एक ही दिशा में होगा। तो मैंने एरो दिखाया है कि दोनों आपका क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों इधर की ओर जा रहा है, ना कि कोई अपोज कर रहा है इसका। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या है, समान सदिश है। क्योंकि दोनों देख रहे हैं एक ही बराबर लग रहा है, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों का दिशा भी क्या है, बराबर है। चलिए, तो आप लोगों को समान सदिश जरूर समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अब ऋणात्मक सदिश के बारे में। तो अब ऋणात्मक सदिश की बात करते हैं तो कहेंगे कि जब परिमाण बराबर होगा पर दिशा हमारा क्या होगा, विपरीत होगा। यानी कि ए वेक्टर जो है ऋणात्मक कब होगा, माइनस ए, यानी कि आपका ये जो है ना, आप मान करके चलिए एक वेक्टर हमारे पास, ए वेक्टर जो है ये आपका क्या है, एक हमारा मान करके चलिए ए है, बी है, दूसरा हमारा क्या है, सी है, डी है। तो दोनों सेम परिमाण का है, यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का परिमाण सेम है, लेकिन इसकी दिशा क्या है, ये उधर की ओर जा रहा है और दूसरा वेक्टर हमारा इस ओर आ रहा है। यानी कि दोनों का जो दिशा हमारा है ये अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा किधर है, इस साइड है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी दिशा ऊपर वाली की आगे जा रही है और इसकी क्या, इसके जस्ट पीछे जा रही है। तो ऋणात्मक सदिश में हम क्या कहेंगे कि परिमाण हमारा क्या होगा, परिमाण तो बराबर होगा पर दिशा क्या होगी कि विपरीत होगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा ऋणात्मक सदिश है। तो यहां तक आप लोगों को ऋणात्मक सदिश के बारे में मैंने बता दिया। अब जो है सदिश के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। तो सदिश जो है आपका अलग अलग, मतलब कि 5-6 प्रकार के सदिश होते हैं। तो एक एक करके हम उसके बारे में बोलेंगे, अधिक बताएंगे, और उसके बाद जो है आपको मैं सारा टर्म समझाऊंगा। तो चलिए, आप अभी तक नोट कर रहे होंगे तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब सदिशों के प्रकार में हम लोग दूसरा पर ये सबसे पहले पढ़ेंगे शून्य सदिश के बारे में। तो शून्य सदिश क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, शून्य सुनने से ही पता चल रहा है कि उसका जो आपको मतलब कि मापांक, यानी कि शून्य मापांक वाला सदिश हमारा क्या होगा, शून्य सदिश कहलाएगा। तो शून्य सदिश किसे कहेंगे, जिसका मापांक हमारा क्या होगा, शून्य होगा। शून्य सदिश की दिशा अनिर्धारित होती है, उसकी कोई दिशा नहीं है। शून्य सदिश की कोई भी दिशा नहीं है। मान करके चलिए यदि हम शून्य सदिश इसे कह रहे हैं कि ये हमारा सदिश है, तो ये आपका क्या है, इसमें कोई दिशा तो पता नहीं चल रहा है। एक बिंदु से क्या हम कोई दिशा की पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी लाइन यदि रहेगा तो उसमें हेड या टेल आएगा, लेकिन इसमें तो ऐसी बात नहीं है। ये तो शून्य सदिश है, एक मतलब कि पॉइंट सदिश है ना। तो ये जो शून्य सदिश हमारा है, जीरो वेक्टर है, तो इसमें आपको कोई पता ही नहीं चल रहा है, इस पॉइंट से हमको कोई पता ही नहीं चल रहा है कि इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, इसकी दिशा किधर की ओर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शून्य सदिश की दिशा अनिर्धारित होती है, कोई दिशा उसकी नहीं होती है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका है कि शून्य सदिश की प्रारंभिक और बिंदु संपाती होती है, प्रारंभिक और अंतिम, यहां पे अंतिम छूट गया है, अंतिम बिंदु संपाती होती है। शून्य सदिश को शून्य सदिश को यानी कि जीरो वेक्टर या जीरो से भी सूचित किया जाता है, यानी कि उसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से शुरू हुआ और जीरो पे ही खत्म हो गया, यानी कि इसमें शुरू हुआ ही नहीं, एक पॉइंट जैसा हमारा क्या है, ये वेक्टर है, ए पे शुरू होकर के ए पे ही खत्म हो गया, यहां से चल के हम यहीं पे खत्म हो गए। तो कहने का मतलब क्या, हम कुछ नहीं चले। मान करके चलो यदि आप हमें देख रहे हो और कहा जाए हम थोड़ा सा इससे करके हो जाए, तो हम अपने जगह पे से थोड़ा सा क्या हुए, चले नहीं, मतलब कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हम चल रहे हैं,
लेकिन हम चले नहीं, अपने ही पोजीशन पे हैं। तो अपने ही पोजीशन पे जब है तो कहने का मतलब कि वे जब कोई भी चीज़ अपने ही पोजीशन पे जब रहेगा तो उसमें कोई दिशा तो होगी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये दिखा रहे हैं कि ओ से चल के ओ तक पहुंचा, यानी कि जहां था चल के वहीं पे पहुंच गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। तो शून्य सदिश करने का मतलब वैसा सदिश जिसका मापांक शून्य हो। दूसरी बात, उसमें कोई दिशा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी मैंने बता दिया। तीसरी बात कि शून्य सदिश की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होती है। शून्य सदिश को जीरो वेक्टर या जीरो से सूचित किया जाता है। तो यहां तक आपका ये जो है शून्य सदिश आपका हो चुका है। अब आगे हम लोग चलते हैं, दूसरे सदिश के बारे में पढ़ते हैं। तो अब जो है हमारा इकाई, यानी कि जिसके हम मात्रक सदिश भी कहते हैं या यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। तो हम यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, या कह सकते हैं कि इकाई मात्रक सदिश, यानी कि मात्रक सदिश या इकाई सदिश किसे कहते हैं। तो वह सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो उसको हम क्या कहते हैं, इकाई मात्रक सदिश कहते हैं। यानी कि जिसका परिमाण कितना हो, सिर्फ एक हो। तो जिसका परिमाण सिर्फ एक होगा, यानी कि सिर्फ का मैग्नीट्यूड सिर्फ एक होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इकाई मात्रक कहेंगे। और इसे जो लिखा जाता है ये इस प्रकार से ए पर कैप, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप पढ़ते हैं। आप लोग को डॉट वेक्टर में जरूर यूज होगा, इसको याद रखिएगा कि ए कैप वेक्टर, इसको हम ए कैप बोला जाता है। ठीक है ना। तो इकाई मात्रक सदिश किसे बोलते हैं, तो इकाई मात्रक सदिश कहने का मतलब है जिसका परिमाण हमारा कितना होता है, 1 होता है। अब आगे जो है आपका सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश। तो सह आदिम सदिश किसे कहते हैं, मान करके चलिए कोई वेक्टर हमारा है और सभी का जो टेल है, टेल कहने का मतलब पूंछ है, यानी कि जितना भी वेक्टर है एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, ये सभी वेक्टर, यानी कि ये आपका क्या हो गया, मान करके चलिए ओ हो गया। और आप इसमें देख सकते हैं कि वेक्टर ए कहिए, बी कहिए या सी कहिए। तो ए वेक्टर भी, बी वेक्टर भी और आपका सी वेक्टर भी, ये सारा का सारा क्या है, हमारा एक ही पॉइंट पे इसका क्या है, टेल है। तो आपका ए वेक्टर का भी, बी वेक्टर का, सी भी, यानी कि जितना भी वेक्टर है सभी का जो टेल है एक ही पॉइंट पे जब होगा तो हम क्या कहेंगे कि यह हमारा सह आदिम सदिश है। इसका मैं डिफिनेशन आप लोगों के सामने लिख देता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है कि एक ही प्रारंभिक बिंदु वाले सदिश सह आदिम सदिश कहलाते हैं। यानी कि जितना भी सदिश है उसका प्रारंभिक बिंदु हमारा कौन है, उस सभी का प्रारंभिक बिंदु हमारा ये ओ है, यानी कि एक ही है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो उसे हम क्या कहेंगे, आदिम सदिश कहेंगे। तो आपको इकाई सदिश और आदिम सदिश भी जो है, सह आदिम सदिश भी क्लियर है। अब आगे चलते हैं, एक दो और सदिश के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली, एक चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज, कल आपको 10.1 का पूरा क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 6, 7, 8 क्वेश्चन है, वे आपको पूरा मैं प्रोवाइड करूंगा, पूरा फ्री। तो आपको जो है कल के दिन 10.1 एक्सरसाइज है, शायद देख लेता हूं एक बार, वे जो एक्सरसाइज, हाँ 10.1 है, तो 10.1 आपको कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वीडियो लेक्चर कल आपको ये मिल जाएगा। तो इससे पहले हमारा जो ये थ्योरी है लगभग कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 2 पॉइंट और हमें पढ़ना बाकी है। तो देखते हैं दोस्तों, अब हमारा सबसे लास्ट 2 जो है सदिशों के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद सदिश का प्रकार खत्म हो जाएगा और कल आप लोगों के सामने मैं एक्सरसाइज 10.1 का पूरा क्वेश्चन जो है अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले सदिशों के प्रकार में आपको मैंने 2-3 प्रकार बताया। अब ये जो है समांतर या संरेख सदिश। तो देखिए समांतर या संरेख सदिश किसे कहते हैं, तो 2 या अधिक स्वतंत्र सदिश समांतर या संरेख सदिश कहलाते हैं यदि वह एक ही रेखा के समांतर हैं। ठीक है, यानी कि समांतर या संरेख सदिश की अभिदिशा समान या विपरीत भी हो सकती है। तो 2 हमारा जो वेक्टर है, यानी कि ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, तो ये दोनों हमारा मान करके चलिए ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है ना। तो एक बी वेक्टर है और एक ए वेक्टर है और दोनों हमारा क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब समझ रहे होंगे आप कि समानांतर है, ये सॉरी समांतर है। तो दोनों जब समांतर होगा, ए वेक्टर और वी वेक्टर, ए वेक्टर और वी वेक्टर,
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारा क्या है, समानांतर सदिश है। दूसरी बात, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों भी समानांतर है, लेकिन अब हमारा क्या है कि ये वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में है और ये वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है। यानी कि जब दो वेक्टर आपका अपोजिट डायरेक्शन में भी हो लेकिन एक दूसरे के समानांतर हो तो उसी को हम कहते हैं समानांतर या संरेख सदिश। सिंपल सी बात है, यानी कि दो सदिश जब पैरेलल हो, वे किसी भी डायरेक्शन में हो उससे कोई मतलब नहीं है, वे किसी भी डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वे क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे समानांतर या संरेख सदिश। अब चलते हैं समदिश सदिश के ओर। तो समदिश सदिश किसे कहते हैं, तो दो समांतर समदिश सदिश कहलाते हैं यदि उसकी अभिदिशा समान है। यानी कि कोई वेक्टर है, यदि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और दोनों की दिशा क्या है, सेम है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की दिशा एक तरफ है, तो जब दोनों की दिशा एक तरफ होगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि यह वेक्टर हमारा समदिश सदिश है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये जो है पहला पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग 10.1 करेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे वेक्टर को। यदि आप नए हैं चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।